वेलकम टू फ्रेंड्स, नॉट न्यू टॉपिक इस प्लाज्मा प्रोटीन एंड फंक्शन। तो ब्लड में हम अपना सेकंड चैप्टर लेके आए हैं। तो देखो, जो मेन फर्स्ट चैप्टर था कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, उसमें मैंने पूरा कंप्लीट किया। प्लाज्मा प्रोटीन वाले में ना मैंने देखो नॉर्मली क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन से, और दो क्वेश्चंस मुझे और इंपॉर्टेंट लगते हैं जो कि मैंने सोचा है कि मतलब एक तो श्योर शॉट है स्टार्लिंग फोर्सेस, मतलब जो कैपिलरी वॉल में ब्लड का मूवमेंट होता है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा है तुम्हारा स्टार्लिंग फोर्सेस के बाद तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन आता है विप्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ बनाने का। लेकिन मैंने हमारा जो मेन क्वेश्चन है जो कि मतलब ज़्यादा उम्मीद होता है पूछने का, दैट इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि वो वाइवा में पूछते हैं और थ्योरी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन से। नाउ तो हमें पता है कि प्लाज्मा प्रोटीन का हमने पिछले वाले वीडियो में ही कवर कर लिया था कि ब्लड की जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने कर लिया था कि क्या क्या होता है, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा दे दिया है। एल्बुमिन आपको पता है 55% होता है, 3 to 5 ग्राम नॉर्मली प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, ग्राम पर डी एल। ओके, ग्राम पर डीएल होता है, उसमें से एवरेज इज फॉर दी 4.8 मिलीग्राम पर डीएल। ओके, तो एवरेज हमें पता होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शन द कंट्रोल कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना उसको कंट्रोल करता है। और जब आप बात करते हो ना ऑस्मोटिक प्रेशर की, जब आप बात करोगे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इन दी, जब हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन के कारण जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हैं ना, दैट इज योर ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आपको मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन्कोटिक प्रेशर में हेल्प करता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन के बारे में क्या बताएं। और ये क्या करता है, कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंडिंग कर लेता है, जिससे क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ एनाइंस, कैटाइंस, ड्रग्स, डाइज, हार्मोन्स, फैटी एसिड, मेटल्स, अमीनो एसिड, एंजाइम्स एंड बिलिरुबिन, मतलब इनका ट्रांसपोर्ट में ही हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है, नॉर्मल अभी भी देखते हो एल्यूमिन वगैरह क्या होता है ना, बहुत स्मॉल साइज़ का होता है, सबसे स्मॉल साइज़ की इसी की होती है डायमीटर। तो ये क्या है ना, कोई भी किडनी डिजीज़ वगैरह में क्या होता है, किडनी वगैरह में पाया जाए, मतलब फिल्टर हो जाता है वो, जो फिल्टर हो जाता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं ना, क्या होता है कि ये फिल्टर हो जाता है, तो यानी इसकी स्क्रीशन हो जाती है। एल्यूमिनियम क्या मतलब यूरिन से क्या होता है कि स्मॉल डायमीटर होने के कारण, क्योंकि आपने अभी अगर रीनल नहीं पढ़ा है तो आपको पता है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या होता है, प्रोटीन्स पास नहीं करते, बट कुछ डिजीज कंडीशन में क्या होता है ना कि प्रोटीन पास कर जाते हैं। तो प्रोटीन पास कर जाते हैं तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो इफ द लॉस ऑफ द प्रोटीन मीन्स दी हाइपोप्रोटीनीमिया कंडीशन होता है। तो हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है तो क्या हुआ, प्रोटीन की कमी। और जो मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, वो पुलिंग फोर्सेस होता है। पुलिंग फोर्सेस मतलब यही मैं बताया, यही फोर्सेस के बारे में बताऊंगा। तो वो ब्लड को अंदर करके रखता है, मतलब दिस इज द कैपिलरी, तो कैपिलरी में ब्लड को रखेगा। ठीक है, वो बाहर नहीं निकलने देगा उसको। बट इफ द एल्ब्यूमिन लेवल इज कम, तो ये ब्लड क्या होता है कि बाहर आ जाता है, क्योंकि ऑन्कोटिक प्रेशर पूरा लग नहीं पाता है, तो ये ब्लड बाहर आ जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे और डिटेल में इसके बारे में, डोंट वरी। हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। ग्लोबुलिन आपको बताया 38% होते हैं, 2 to 3 ग्राम पर डेसीलीटर, एवरेज इज 2.3। नाउ कम टू दी ग्लोबुलिन्स, आपको तीन कैटेगरी में अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड गामा 13, 14, 11%। ठीक है, इसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी आते हैं, दैट इज जो ट्रांसफेरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ इट इंक्लूड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। कौन कौन से ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ट्रांसफेरिन, सेरुलोप्लाज्मिन एंड हेमोपेक्सिन। तो देखो अब इसमें मैंने बताया ये नॉर्मल आपको नाम पता होना चाहिए। और एक जो डिजीज होता है दैट इज विल्सन्स डिजीज, जो कि एब्सेंस ऑफ डिफिशिएंसी, वो क्या होता है, सेरुलोप्लाज्मिन की डिफिशिएंसी से होता है। क्यों, सेरुलोप्लाज्मिन का काम क्या होता है ना कि ये कॉपर का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये कॉपर का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ठीक है, तो हम आपको कह रहे थे कि सेरुलोप्लाज्मिन जो है वो भी आपका क्या बोलते हैं, कॉपर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो कॉपर मतलब देखो, अगर सेरुलोप्लाज्मिन की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, कॉपर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो कॉपर क्या करता है ना, स्टोर हो जाता है ब्रेन ब्रेन वगैरह में जाके कॉपर स्टोरेज हो जाते हैं। तो दैट्स वाई इट एक डिजीज कॉज करता है, दैट इज विल्सन्स डिजीज। तो आपको पता होना चाहिए सेरुलोप्लाज्मिन की डिफिशिएंसी से कौन क्या होता है। तो एक इंपॉर्टेंट था पॉइंट, तो मैंने बता दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज दी दे फॉर्म डिफरेंट लाइपोप्रोटीन इन कॉम्बिनेशन विद लाइपिड्स। लाइपिड के साथ कंबाइन करके ग्लोबुलिन जो होते हैं, वो आपका बहुत सारे लाइपोप्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो लाइपोप्रोटीन्स आपको पता होगा ना कौन कौन से हो सकते हैं, एल डी एल, एच डी एल, वी एल डी एल। एल डी एल लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड। वी एल डी एल जो होते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपिड। इसमें से एच डी एल इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा होता है। एल डी एल और एच डी वी एल डी एल बर्बाद होता है। ठीक है, जब हम लोग अगर बायो केमिस्ट्री मैंने किया कवर आप लोगों का, तो उसमें लिपिड का मैं सोच रहा हूँ, लिपिड मेटाबॉलिज्म और लिपिड का एक सीरीज लेके आऊँ। तो अगर अच्छा लगे, अगर ये चीज़ चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, बायो केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ना कम द फॉर्म डिफरेंट लाइव प्रोटीन कॉम्बिनेशन विद लिपिड्स इन प्लाज्मा, बिल्कुल। और यहाँ पे आपको पता है गामा ग्लोबुलिन होता है। गामा ग्लोबुलिन क्या कर रहा है, दिस इज के एंटीबॉडी, एंटीबॉडी सिक्रीशन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट फॉर्म्स इन प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स होता है ना, वही बनाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन आपको पता है कितना परसेंट, दैट इज 7% फिब्रिनोजेन, 200 to 450 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है फाइब्रिनोजेन।
सबको पता है ये चीज़। और प्रोथ्रोम्बिन देखो कहीं कहीं दिया हुआ है प्रोथ्रोम्बिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन, कहीं नहीं दिया है, तो यहाँ मैंने लिया है प्रोथ्रोम्बिन इज ऑल्सो प्लाज्मा प्रोटीन एंड इसका वेट जो है 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका 200 टू 450 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फाइब्रिनोजन का मोलिकुलर वेट होता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, सबको पता ही है। टोटल ये तुम्हारा जो होता है नहीं 7% प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोजन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस थे तुम्हारे प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, मतलब तुम्हारे प्लाज्मा प्रोटीन्स के जो मेन टाइप थे, इतने ही टाइप थे, इसको थोड़ा डिटेल में मैंने बता दिया। ना कम टू दी प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, ठीक है। तो देखो पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन आपको ऐसे टिप पे याद करना है सारा फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज दी हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब देखो ब्लड को कोगुलेट करने में कौन सा हेल्प करता है प्लाज्मा प्रोटीन, आपको पता है फिब्राइनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर कोगुलेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो जो प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो वो तुम्हारे क्या होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के कारण ही तुम्हारा ब्लड कोगुलेट करता है। कौन कौन से मेनली होते हैं, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। दैट इज योर तुम्हारा कोगुलेशन फैक्टर है। और कुछ और फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स आप टोटल 12 फैक्टर पढ़ोगे। जब हम लोग कोगुलेशन मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, तो पूरा आपको फैक्टर्स के बारे में बताएंगे, देन आपको और फैक्टर्स के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मेनली ये दो फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए, इट हेल्प्स इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। Now come to the next important is the helps in to maintain the colloidal osmotic pressure। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, colloidal osmotic pressure across the capillary wall, COP colloidal osmotic pressure इसको बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली इट्स 25 mg। देखो यही colloidal osmotic pressure को हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए बोलते हैं oncotic pressure, oncotic pressure, ठीक है। तो देखो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वही मैंने बोला ना, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा स्टार्लिंग फोर्सेस का, कि व्हाट इज ये, कैसे होता है, ये कैसे कंट्रोल करता है। बट मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो इसका काम क्या है ना, देखो दिस इज योर ब्लड कैपिलरी, ठीक है। यह ब्लड कैपिलरी है तुम्हारा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको बताया दिखाया रहे हैं यहाँ, देखो दिस इज योर आर्टेरियल एंड दिस इज योर वेनस एंड। तो क्या होता है ना कि आर्टेरियल एंड पे क्या होता है कि तुम्हारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना वो कम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर सब जगह सेम ही होता है, ठीक है, 25 mmHg, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा 37 mmHg। और यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो जाता है वेनस एंड तरफ, ठीक है। यहाँ पे ये 15 mmHg होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और 25 mmHg तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर, वो हर जगह सेम होगा। तो देखो जब इन प्रेशर का डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 12 और यहाँ पे आएगा 10। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ब्लड क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज पुशिंग फोर्स। ये कैपिलरी है, इसके अंदर ब्लड होगा, ये ब्लड को नीचे की ओर पुश करेगी। तो ब्लड जो नीचे की ओर पुश होगा वो बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे कितना ऑस्मोटिक, यहाँ टोटल यहाँ तुम्हारा 10 ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे 10 का जो डिफरेंस आ रहा है, 25 और 15 में से 10 आता है, तो 10 बिकॉज ऑफ किस, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज पुलिंग फोर्स। ये जो ब्लड नीचे आई है वो इस ब्लड को वापस से ऊपर लेके जाएगी। तो क्या होगा, ब्लड को वापस से तुम्हारे इसमें होने दिए। दिस इज योर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, IF इज योर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या कर रही है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ब्लड को डाल रही है, और ऑन्कोटिक प्रेशर क्या कर रही है, यहाँ से ब्लड उठा के वापस से कैपिलरी में डाल देती है। बट अब देखो अप्लाइड क्या कह रहा है, लेकिन अगर मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर हो ही ना, या और कम हो जाए, क्यों कब कैसे कम होगा बताए। ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्लाज्मा प्रोटीन। अगर प्लाज्मा प्रोटीन की ही डिफिशिएंसी हो जाती है, देन आपको ये ऑन्कोटिक प्रेशर जो यहाँ 10 का डिफरेंस ज्यादा हो रहा था, ये कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो ये ब्लड को वापस से अब्सॉर्ब कर ही नहीं पाएगा। दैट विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ accumulation of fluid in the interstitial fluid, and finally it leads to the edema. Now come to the written portion, okay। मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स करो, मैं बताऊंगा। अप्लाइड में देखो, दैट इज योर हाइपरप्रोटीनीमिया, दैट इज डिक्रीज इन द प्लाज्मा प्रोटीन्स लेवल, कॉज डिक्रीज इन द कार्डिक बोल रहा हूँ, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर, देयरफॉर इंक्रीज इन फिल्ट्रेशन अकर्स एट आर्टेरियल इन। आर्टेरियल पे बोला था ना फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होने का, ऑन्कोटिक प्रेशर तुम्हारे यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है ना। देखो डिक्रीज हाइपरप्रोटीनीमिया, दैट इज डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन लेवल, अगर प्लाज्मा प्रोटीन लेवल कम, कॉज डिक्रीज इन कोलॉइडल ऑस्मोटिक या ऑन्कोटिक प्रेशर बोलो घट जाएगा, देयरफॉर इंक्रीज फिल्ट्रेशन। तो जो तुम्हारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था यहाँ पे आर्टेरियल एंड पे, वो क्या कर रहा था, ब्लड को नीचे पुश कर रहा था, मतलब फिल्ट्रेशन के लिए भेज रहा था ब्लड को। तो दैट इंक्रीज फिल्ट्रेशन अकर एट द आर्टेरियल एंड एंड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एट द वेनस एंड। वेनस एंड पे क्या होगा, फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट्स द एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड, रिजल्ट क्या होगा, द एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, आई एम रियली सॉरी, द एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, द एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड एट द इंटरस्टिशियल स्पेस, दैट इज द एडेमा फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो क्या होता है ना कि तुमको ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से
तो फ्रेंड देखो, हम अपना जो हमारा सेकंड अप्लाइड है जब कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, तो देखो दैट इज जब कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब होता है कि हाइपर फॉर्म ऑफ द हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया आपको पता है ना, जब आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, देन इज दी कैपिलरी में, तब तुम्हारा कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ये किसी कंडीशन में बढ़ता है कैपिलरी परमेबिलिटी? देखो कैपिलरी अगर परमेबिलिटी अगर बढ़ा तो कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा कि जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे वो सारे एस्केप कर जाएंगे बाहर। तो ये किस किस कंडीशन में ऐसा होता है? एनॉक्सिया में। यूट्रिकैरिया का मतलब होता है कि तुम्हारा जैसे कि कोई भी मेडिसिन लिया या कोई भी ऐसा चीज़, एलर्जी वगैरह होता है ना, नॉर्मल स्किन एलर्जी या कुछ भी एलर्जी, एलर्जी एक यूट्रिकैरिया होता है। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाएगा कहीं पे, कुछ भी हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन, इन सभी केसेस में तुम्हारा कैपिलरी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दैट विल लीड टू द एस्केप ऑफ ऑल द प्रोटीन्स much more readily from capillary into interstitial space producing edema, जिससे क्या होता है? एडिमा फॉर्मेशन होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन द मेंटेनिंग ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी ऑफ ए ब्लड डिपेंड्स अपॉन द शेप मेनली एंड द साइज ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। देखो ये ब्लड की विस्कोसिटी, ब्लड आपको पता है 4 to 5 टाइम ज्यादा विस्कस होता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो ये मेनली क्या है, जो तुम्हारा शेप होता है और साइज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ये लेस सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, देखो शेप जो होता है ना, शेप तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा शेप और साइज पे डिपेंड करता है विस्कोसिटी, और शेप जो होता है वो लेस सिमेट्रिकल शेप होता है, दैट इज द फिब्रिनोजेन का। ठीक है, वो तुम्हारा सबसे ज्यादा विस्कोसिटी देता है। देखो 80% प्लाज्मा प्रोटीन के कारण जो, देखो ऑन्कोटिक प्रेशर जो लगता है ना, वो मेनली 80% ड्यू टू दी एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन के कारण लगता है, क्योंकि वो सबसे छोटा डायमीटर का सबसे ज्यादा प्रेशर लगाता है। बट सबसे ज्यादा जो तुम्हारा 80%, भले ही तुम्हारा एल्ब्यूमिन दे रहा है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर, बट जो तुम्हारा विस्कोसिटी है वो किसके कारण है? फिब्रिनोजेन। भले फिब्रिनोजेन बहुत कम है। ठीक है, तो ये चीज समझो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, और विस्कोसिटी बताया था 4 to 10 ज़्यादा होता है ना। तो इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ये आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो होता है उसको कांस्टेंट रखता है। कैसे? देखो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या हुआ? रेसिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो। देखो ब्लड फ्लो में जो रेसिस्टेंस आए, मान लो ये दिस इज योर मान लो यही तुम्हारा एक कॉलम है ब्लड का, यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है ऐसे, तो इसमें जो रेसिस्टेंस मिल रहा है, जो रुकावट आ रहा है, दैट इज योर ब्लड प्रेशर। जो ब्लड के ऊपर प्रेशर लगा है दैट इज ब्लड प्रेशर। तो वो मेनली किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन दी विस्कोसिटी, और वो मेंटेन किसके होता है? प्लाज्मा प्रोटीन। आपको पता है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है? विस्कोसिटी। विस्कस ब्लड ही तो होता है जो, जिसको बोलते हो तुम लोग, जैसे जली वगैरह लेते हो तो विस्कस है ना, तो वो मेनली हमारे ब्लड में विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करता है? बिकॉज ऑफ दी प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हो कि आर्टेरियल बीपी मेंटेन कर रहा है, वो रेसिस्टेंट दे रहा था विस्कोसिटी, विस्कस होने के कारण। विस्कोसिटी प्रोवाइड कौन कर रहा था? ठीक है, तुम्हारा प्लाज्मा प्रोटीन। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करो, आई विल हेल्प यू। प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ब्लड। देखो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन, इफ ब्लड लूजेज स्टेबिलिटी इट विल लीड टू रोलेक्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। देखो स्टेबिलिटी देता है प्रोवाइड को। फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट? पांचवा पॉइंट हमारा क्या है? पांचवा पॉइंट है कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। टोटल 10 पॉइंट बताया मैंने, 10 पॉइंट आपको याद कर लो और एग्जाम में 10 का 10 लिख देना फुल में फुल। ठीक है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ब्लड। स्टेबिलिटी देता है ब्लड को ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन। अगर ब्लड जो होता है वो अपना स्टेबिलिटी खो भी देता है तो वो वापस वो क्या करता है, जैसे स्टेबिलिटी घटा ब्लड का तो वो रोलेक्स फॉर्मेशन करते हैं। और रोलेक्स फॉर्मेशन इज नथिंग बट द पाइलिंग ऑफ आरबीसी। लाइक देखो जैसे तुम अपने सिक्के को, गुच्छे को 4 5 10 12 रख देते हो ना एक साथ, दैट इज योर पाइलिंग ऑफ द कॉइन्स। उसी तरह से आरबीसी को जब इस तरह रख दोगे दैट इज द रोलेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या होता है? स्टेबिलिटी देता है। कौन सी? प्रेजेंस ऑफ ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन के कारण। तो नहीं तो वो रोलेक्स फॉर्मेशन कर लेगा ना, तो ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन उसको मतलब तुम्हारा वो करके रखता है, जिससे स्टेबल होता है ब्लड। नाउ कम टू द हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस। देखो ब्लड जो होता है ना वो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके पास बफर, ये बफर की तरह काम करता है। ठीक है, ठीक है, तो बफरिंग कैपेसिटी इज 1/16 ऑफ द टोटल बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। देखो जो ब्लड का कैपेसिटी है ना, ब्लड जो बफर करके रखता है, मतलब इट इज दिस 1/6, मतलब 15 to 16% ऑफ द टोटल बफरिंग कैपेसिटी इज बाय द ब्लड। ब्लड के कारण ही टोटल, मतलब पूरे बॉडी में जो बफर होता है ना वो 15 से 16% जो होता है वो टोटल तुम्हारा बफर, इसी ब्लड के कारण ही बफर होता है पूरे बॉडी में। बफरिंग का मतलब नथिंग बट टू मेंटेन पीएच। देखो ब्लड का पीएच है 7.4, तो ब्लड जो होता है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करना है। तो ब्लड में ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं ना जो उस पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द बफर्स। ठीक है, और ये जो होता है ना ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ कि जो एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर शो करता है। जैसे देख लो COO नेगेटिव, ठीक है, और NH4+। तो देखो ये सी टर्मिनल जो है ना वो एसिडिक कंटेंट जैसे ही इसमें आएगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और इसमें जो नाइट्रोजन वाला कंपोनेंट है, ठीक है, वो तुम्हारा जैसे ही तुम इसमें कोई भी बेसिक कंटेंट आएगा या अल्कली कंटेंट आएगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसके पास दोनों
चीज़ मौजूद है। मान लो दोनों इसको लड़ना है, ठीक है, इसको बफर इज, मान लो कि लड़ाई है कि बफर मेंटेन, मतलब पीएच मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, एसिड को भी न्यूट्रलाइज, बेस को भी न्यूट्रलाइज, तभी तो नॉर्मल मेंटेन करके रखेगा। तो इसके लिए एसिड को मेंटेन करने के लिए इसके पास COO नेगेटिव होता है, ठीक है, तो फ्रेश से लिखने दो, ठीक है, इसको एसिड से मेंटेन करने के लिए COO नेगेटिव होता है। वही तुम्हारा क्या बोलते हैं, अगर बेस से लिखना होता है तो इसको NH4 प्लस इसके पास पॉजिटिव है, NH4 प्लस पॉजिटिव है, NH4 प्लस इसके पास प्रेजेंट है, तो N टर्मिनल एंड C टर्मिनल जो तुम्हारा है वो एल्कली एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, N टर्मिनल जो तुम्हारा है वो बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इससे क्या होगा कि तुम इसके पास दो ऐसे मतलब ऐसे काम की चीज़ हैं जो इसको क्या करते हैं, पूरा पीएच को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये बफरिंग कैपेसिटी देता है। टोटल हमारा ब्लड जो है पूरे बॉडी में 15 to 16% पूरा ब्लडिंग के कारण बफर में पीएच मेंटेन रहता है। और ब्लड का पीएच क्या है, 7.4 ±0.5, पिछले वीडियो में बताया था, स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। नाउ कम टू द ल्यूकोसाइट कैन मैन्युफैक्चर अ फ्यू सब्सटेंस कॉल्ड द ट्रेफॉन्स और कैरल। देखो ल्यूकोसाइट कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ सब्सटेंस कॉल्ड ट्रेफॉन के फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन की हेल्प से ल्यूकोसाइट बनाते हैं, कुछ सामान दैट हेल्प्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ टिश्यूज के न्यूट्रिशन वगैरह के लिए, दैट्स नोन एज द ट्रेफॉन और कैरल, ठीक है। वो ल्यूकोसाइट बना, ल्यूकोसाइट इज नथिंग बट WBC क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं सब्सटेंस, एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज द ट्रेफॉन्स और कैरल, एक ही नाम है फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द इम्यून फंक्शन। इम्यून फंक्शन आपको पता है, गामा ग्लोबुलिन प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, और जो प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी टू द बॉडी। गामा ग्लोबुलिन के कारण ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है, तो एंटीबॉडी जो होगा तो हमारे बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम है, वही इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। 8 नंबर फंक्शन, सिंपल सी बात थी, इसलिए इसमें ज़्यादा क्या जोड़ते ना। नाउ द ट्रांसपोर्ट फंक्शन, देखो ब्लड में बहुत सारा ट्रांसपोर्ट फंक्शन है। ये प्लाज्मा पीपी इज नथिंग मतलब प्लाज्मा प्रोटीन, ये कंबाइन होता है मैनी एजेंट्स, दैट इज हॉर्मोन्स, थायरोक्सिन और कॉर्टिसोल हार्मोन से कंबाइन होगा, ड्रग्स से कंबाइन होगा, तुम्हारा मेटल से कंबाइन होगा। मेटल्स में तुम्हारे कौन कौन से दो मेन आपको बताया था ना, ग्लोब्यूलिन जो है उसके अंदर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज ट्रांसफर इन सेरोप्लाज्मिन। तो ये मेटल से कंबाइन होता है, आपको पता है सेरोप्लाज्मिन कोबाल्ट से कंबाइन होता है, ट्रांसफरिन भी किसी से कंबाइन होता होगा, ठीक है। आई थिंक कैल्शियम से होता है, सर मेरा दिमाग से उतर रहा है, इसलिए मैं एक बार चेक करके बता दूंगा आपको कमेंट करके। तो ट्रांसफरिन एक मेटल से कंबाइन करेगा कैल्शियम या कोई भी और मेटल, सेरोप्लाज्मिन तो कॉपर से करता है, आपको पता है विल्सन डिजीज होता है इससे। तो मतलब ये क्या है ना, प्लाज्मा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में क्या है, इन एजेंट के साथ कंबाइन किए, एंड देन आफ्टर मेटल ट्रांसफरिन क्या है, ग्लोबुलिन का पार्ट है, सेलुलोप्लाज्मिन पार्ट ऑफ ग्लोबिन, मतलब ग्लोबिन इज प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या कर रहा है, सेलुलोप्लाज्मिन की मदद से क्या कर रहा है, तुम्हारा कोबाल्ट का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो मेटल्स का ट्रांसपोर्ट, ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, इसी तरह से सबका मूवमेंट होगा, कहाँ जहां ले जाना होगा विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। नाउ कम टू द रिजर्वायर फंक्शन, ठीक है। रिजर्वायर फंक्शन का मतलब क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है ना वो लूज बॉन्ड बनाता है ड्रग्स, हार्मोन और मेटल्स के साथ, अभी बताया था, फॉर द रिजर्वायर यूज ड्यूरिंग स्टारवेशन। देखो अब बॉडी में क्या है ना, मान लो कि जब एडुकेट अमाउंट ऑफ फूड नहीं जा रहा है, जिससे बॉडी नीड्स पूरी नहीं हो रही है, तो जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है ना वो बहुत सारे तुम्हारे ड्रग्स, हार्मोन्स और मेटल्स, इनके सिक्रीशन नहीं हो पा रहे हैं, नए सिक्रीशन नहीं हो रहा है बॉडी में, तो ये एक प्लाज्मा प्रोटीन इनसे बॉन्ड बना के पहले ही रख लेता है कि अगर इनका खत्म हो जाए, बहुत कम हो जाए बॉडी में, तो जब इसका रिजर्वायर की तरह स्टोर्ड रहता है कि चलो अब खत्म होगा तो निकाल देंगे। जैसे घर में क्या होता है ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं कि देखते हैं कि चलो भाई पैसा खत्म हो रहा है, तो चलो अब जब नहीं है पैसा बच्चों के पास, तो बड़े वाले बोलेंगे ठीक है अब ले लो। तो एक तो रिजर्वायर है वो हमारे, हम बैंक में सेविंग क्यों करते हैं, बैंक सेविंग एज ए रिजर्वायर, जब हमारे पास पैसे खत्म होते हैं तो बैंक से निकाल के उससे खर्च करते हैं, तो दैट्स अ रिजर्वायर। स्टारवेशन इज नथिंग बट, जब आपको भूखमरी कह सकते हो हिंदी में, इसका मीनिंग होता है भूखमरी, जब बहुत जरूरी होता है, तो इसका क्या रिलेट करोगे, बॉडी में बहुत नीड है। तो अब 10 फंक्शंस हमने पूरे कंप्लीट किए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो चलो जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना यार, बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग सपोर्ट